देखिए, आज तो जो जज को जिनको सुनना था कोर्ट नंबर 3 में, वो जज ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा हैं। और ऐसे मौक़ों पे सुप्रीम कोर्ट को ख़ास तौर पे ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए पूरे देश के सामने, हाई कोर्ट्स के सामने भी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सामने भी। वैसे तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कई बार कह चुके हैं और अक्सर इस बात को रखते हैं कि लोगों के फंडामेंटल राइट टू लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1 घंटा पहले दूसरी कोर्ट में अपनी कोर्ट में जाके लोग अपना मैटर सुने इस तरह के। या अगर लगता है कि नहीं, लगातार बेंच चलाना है, तो इन केसों को किसी और कोर्ट में लगाना चाहिए। तो जिनके पास एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, मनी ट्रेलिंग का आज तक वो एक पैसा भी वसूल नहीं कर पाए हैं, अब कहते हैं जी पार्टी ने पैसा यूज कर लिया। अरे किसने किया, कैसे किया, अब तक इतने 228 दिन में ये देश ये पता नहीं लगा सकता। या तो कहानी झूठी है या हमारी ईडी अक्षम है। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और यहां पर 26 फरवरी को वह गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, लेकिन बीते 5 अक्टूबर को जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ईडी से तमाम सवाल पूछे थे और कहा था कि आपने किस आधार पर जो है मनीष सिसोदिया को जो है गिरफ्तार किया है। अगर आपके पास गवाह हैं तो गवाह के अलावा सबूत क्या है आप बताइए। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख यानी कि आज के दिन सुनवाई होनी थी और ये कहा जा रहा है कि सुनवाई होगी। और अटकलें ये भी है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस सुनवाई को टाल भी दिया जा सकता है। महज 228 दिन से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है, तो सवाल ये उठता है कि अगर ईडी के पास सबूत नहीं है तो किस आधार पर जो है गिरफ्तारी हुई थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। दर्शकों, यहां पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी। महज आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले भी खड़े किए गए हैं कि मनीष सिसोदिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। 100 करोड़ का घोटाला अगर हुआ है तो आप 100 पैसे 5 पैसे की भी बात कर लीजिए कि आपको कहाँ मिला। और आपको याद होगा कि बीते दिनों संजय सिंह को भी शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया। तो आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि यहाँ पर जो है विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। दर्शकों, सवाल ये उठता है कि आखिर पहले क्या कुछ हुआ था कोर्ट में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से यहां पर मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी? ईडी से सवाल यही पूछा गया है कि आप बताइए कि आपके पास सबूत क्या है, क्या ईडी आज के दिन तमाम ठोस सबूत पेश कर पाएगी? दर्शकों, यहां पर बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि मनीष सिसोदिया के वकील हैं, उनको राहुल गांधी के भी वकील रहे। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी पर मानहानि का केस लगा था और जब उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तो अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे वकील थे जिन्होंने राहुल गांधी का केस लड़ा और यहां पर राहुल गांधी को बड़ी जीत मिली। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर क्या हुआ। दरअसल सिसोदिया को आबकारी नीति केस में 26 फरवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, को सीबीआई गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 मार्च को उन्हें फिर से गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SBN भट्टी की बेंच ने जो है यहाँ पर ईडी से पूछा कि सबूतों की कड़ी एक दूसरे से जुड़ नहीं रही है, आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित हैं जबकि यह सबूतों पर आधारित होना चाहिए। आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, आपके पास सिर्फ गवाह हैं। और दर्शकों, आपको ये पता है कि गवाह को खरीदा भी जा सकता है, गवाह को पैसा भी दिया जा सकता है, गवाह पर जो है दबाव भी बनाया जा सकता है। और भाजपा सरकार पर ये आरोप भी लगे हैं कि कई बार जो है खरीद फरोख्त की जा चुकी है भाजपा सरकार के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि आप अनुमान क्यों लगा रहे हैं, आप ये बताइए कि सबूत आपके पास क्या है। तो इसको लेकर ईडी ने जो है यहाँ पर अपनी बात को साफ रखा था, ये कहा था कि सबूत उनके पास हैं। तो 12 तारीख की जो है समय दिया गया था और आज 12 तारीख है, तो इसको लेकर ये बात कही जा रही थी कि आज जो है सुनवाई होगी और यहां पर सुनवाई में बड़ी बातें निकल कर आएंगी। ईडी सबूत पेश करेगा और जो संजीव खन्ना है वह यहाँ पर ईडी के सबूतों को जुटाकर उन पर देखेंगे। लेकिन अटकलें, सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद आज सुनवाई टाल दी जाए, इस सूत्र के मुताबिक है। और हो सकता है कि आज सुनवाई हो, क्योंकि आज मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा दिन भी साबित हो सकता है। दर्शकों, आपको बता दें कि बेंच ने ईडी से सवाल किया, यानी कि उस दिन क्या हुआ था, यानी कि 5 अक्टूबर के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 12 अक्टूबर की डेट या तारीख दी गई थी। बेंच ने ईडी से सवाल किया कि सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहाँ है। ये सवाल जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संजीव खन्ना ने ईडी से किया। सिसोदिया को अगर पैसे मिले तो किसने दिया और उन पर जो है उन तक पहुंचा कैसे पैसा, ये सवाल पूछा गया। पैसे देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यह शराब से जुड़ा हो।
ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसा अगर दिया गया तो किसने दिया, कैसे पहुंचा, और पैसे देने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, और पैसे देना ना देना ये शराब से जुड़ा कैसे हो सकता है, अब इसको साबित कीजिए। तो अब ईडी को समय दिया गया था और अब हो सकता है कि ईडी इस पर कुछ जो है बड़े सबूत पेश भी कर दे। दर्शकों आपको बता दें कि 26 फरवरी को गिरफ्तार करने के बाद 9 मार्च को क्या हुआ, इस तस्वीर आप सभी ने देखी। सीबीआई ने 17 अगस्त को सिसोदिया और अन्य 13 के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद लगातार जांच होती रही। 26 फरवरी को भ्रष्टाचार के मामले में एजेंसी ने सिसोदिया को अरेस्ट किया। शराब नीति मामले की सीबीआई जांच का आदेश जुलाई में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की एक शिकायत के आधार पर दिया गया था। इसमें सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसी ईडी ने सीबीआई की एफआईआर कॉपी के आधार पर 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। एजेंसी ने 1 मार्च को शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बिजनेसमैन को लेकर अमनदीप सिंह ढल को गिरफ्तार किया था। यानी कि बहुत कुछ हुआ, आपने इसमें देखा और समझा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ईडी यहां पर सबूत पेश कर देती है, ईडी यहां पर सवालों के घेरे में मनीष सिसोदिया को ले लेती है, तो क्या सच में मनीष सिसोदिया 228 दिन के बाद और लंबे समय के तक जेल में रह जाएंगे? क्योंकि यहां पर मनीष सिसोदिया की बात नहीं है, संजय सिंह की बात है। कल संजय सिंह पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, और अगर 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है तो सबूत ईडी के पास हैं, तो कैसे पेश करेंगे, और फिर कैसे जो है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी उस पर सुनवाई करेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, सुप्रीम कोर्ट। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में देरी क्यों? 5 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर का समय दिया गया था। ईडी से सवाल पूछा गया था कि आपके पास गवाह हैं, सबूत कहां हैं? तो इस तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर हमारे वकील हैं बलराज सिंह, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल यहां पर ईडी को लेकर लगातार उठता है कि आखिर ईडी क्या दबाव में है। ईडी को लेकर तमाम 26 विपक्ष की पार्टियां यहां पर यही कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम एजेंसियों पर दबाव बना लिया है। एक तरफ संजय सिंह जो है लगातार 100 करोड़ के मामले में फंसे हुए हैं, और संजय सिंह का यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर, और अडानी से नहीं डरते हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ है तो आप 2 रुपए की भी बात कर दीजिए, 100 पैसे की बात कर दीजिए कि आपको कहां कुछ मिला है। यानी कि ईडी जवाब देने में अभी कहीं ना कहीं विफल साबित होती हुई नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आपकी अभी आप देखिए, मनीष सिसोदिया को आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन लगातार देखा समय निकल गया है। आपको लगता है कि अब कुछ होगा? देखिए, आज तो जो जज को जिनको सुनना था कोर्ट नंबर 3 में, वो जज ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा हैं, और ऐसे मौक़ों पे सुप्रीम कोर्ट को ख़ास तौर पे ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए पूरे देश के सामने, हाई कोर्ट्स के सामने भी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सामने भी। वैसे तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कई बार कह चुके हैं और अक्सर इस बात को रखते हैं कि लोगों के फंडामेंटल राइट टू लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबॉर्डिनेट कोर्ट, वो कहते हैं सबॉर्डिनेट भी मत कहो। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को लोगों को ज़मानत देने में बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और लोगों को समय पे और तीव्र गति से ज़मानत देनी चाहिए। मगर यहाँ आज जो देख के ये लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता है तो उन कोर्टों में जो जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चले गए, उनकी जगह अगर वो कोर्ट नहीं चलेंगी तो कम से कम इस तरह के मामले, ख़ास तौर पे ये राइट टू लाइफ में आता है, जमानत वाले केस तुरंत किसी और बेंच में लगा देना चाहिए था, जो कि नहीं लगाया। मेरे हिसाब से एज एन एडवोकेट हमें अच्छा ये नहीं लगता, और ये कोई ट्रेंड अच्छा नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी केस जमानत का ख़ास तौर पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का थोड़ा पता है कितने दिन चलेगा। या तो अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए था कि 1 घंटा पहले दूसरी कोर्ट में अपनी कोर्ट में जाके लोग अपना मैटर सुने इस तरह के, या अगर लगता है कि नहीं लगातार बेंच चलाना है तो इन केसों को किसी और कोर्ट में लगाना चाहिए था, और आज हियरिंग होनी चाहिए थी। सर, 5 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें आपने साफ तौर पर देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किए कि आपके पास गवाह है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अगर 228 दिन बाद जो है ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है गलत साबित नहीं होते, तो 228 दिन का हिसाब कौन करेगा? सर, ये आपको क्या लगता है कि ईडी दबाव में है, या फिर ईडी कौन सा परचम यहाँ पर लेना? ये कोई अच्छा सा कानून की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही देश में। अरे ईडी को जिनके पास एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, मनी ट्रेलिंग का आज तक वो एक पैसा भी वसूल नहीं कर पाए हैं, अब कहते हैं जी पार्टी ने पैसा यूज कर लिया। अरे किसने किया, कैसे किया? अब तक इतने 228 दिन में ये देश ये पता नहीं लगा सकता। या तो कहानी झूठी है या हमारी ईडी अक्षम है। इसके दोनों ही मामले में कोई आदमी एक्यूज को भुगते, उसको कम से कम जमानत मिलनी चाहिए।
अरे ये सारे मामले तुम ट्रायल कोर्ट में रख सकते हो, बाद में भी तुम्हें कोई सबूत मिल जाए ट्रायल कोर्ट में रखो। ट्रायल कोर्ट का काम है सज़ा देना। कोई आदमी सज़ा के काबिल है भी नहीं, वो वाकई अभियुक्त है कि नहीं है, खाली अभियुक्त बना के कि वो दोषी है कि नहीं, वो तो कोर्ट का काम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कभी भी इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से ईडी के कहने पे बार बार समय दिया जा रहा है, ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ईडी पर दबाव हो सकता है क्योंकि विपक्ष की पार्टी जो अलायंस हुआ है उनका यही कहना है कि विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को चलने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल बात सही है, मगर इसमें आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिन जिन की सरकार आती हो, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ तो ये सारे लोग करते हैं और अभी भी हो रही है और वो स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैं कहूँ या ना कहूँ, वकील कहें या ना कहें, जनता को बेशक यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग का नहीं पता, मगर जनता के पास दिमाग तो है, वो अनुभव तो करते हैं। उनका अनुभव जो कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जमानत देने में बार बार तारीख और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हो गया, तो उसमें कम से कम जो केस उस बेंच के सामने लगे थे कोर्ट नंबर 3 में, वो इमीडिएटली किसी और बेंच के सामने लगाने चाहिए थे जो आज कोर्ट बैठी थी। राइट टू लाइफ को इतना इजी कैसे ले सकते हैं? फंडामेंटल राइट को अब आप करप्शन पे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बिठाया 7 जजों का। भाई पार्लियामेंट के अंदर ये जो लोग गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन पर इस तरह के मामले पूरी छूट दे दें क्या? पूरी छूट दें तो नंगा नाच हो जाएगा देश में कि पैसे ले लेके वोटिंग की इन लोगों ने, इधर से उधर। जनता थोड़ी पसंद करती है। अरे जनता जो चाहती है वो है असली कानून। तो जनता चाहती है करप्शन चाहे बंदर हो चाहे बाहर हो, तुम कानून का लबादा नहीं ओढ़ सकते। हाँ, अच्छा काम करने के लिए, वो बोलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, मगर बुराई को भी तुम इम्यूनिटी समझो कि इम्यूनिटी मिल गई मेंबर पार्लियामेंट को, ये गलत है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो सही बिठाया है और इसमें मुझे उम्मीद है कि इनको ये इम्यूनिटी, गलत काम की इम्यूनिटी मांगना चाहते हैं या उसको उसी दायरे में रखना चाहते हैं, देश सरकार भी उसी पक्ष में है। इम्यूनिटी की बात करते हैं। आपने बयान सुना होगा, संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। इस तरीके का उनका बयान है। सर, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल सर बन सकता है या फिर ये आम आदमी पार्टी का डर है? देखो, इसमें डर भी है और हो भी सकता है। और किसी एमपी का इस तरह से कहना, ये अपने आप में जो इतना बोल्डली जो आदमी बोलता है, जो एमपी इस तरह से बोल्डली बोलता है, पार्लियामेंट में बोला उसने, और जिसकी वजह से उनको निष्कासन में रहना पड़ रहा है, वो आदमी इतना बोल्डली बोलता है तो वो कम से कम इस तरह का बयान, कमज़ोर बयान नहीं देना चाहेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीलिंग ऐसी होगी, कहीं ना कहीं ऐसे सरकमस्टांसिस होंगे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा या लगा होगा कि ये इस तरह से निपटाना भी चाहते हैं, निपटा भी सकते हैं। मगर क्या है, ये देश का काला इतिहास रहा है हमेशा। जो आदमी बोलता है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश होती है। सर, राउस एवेन्यू कोर्ट से जब यहाँ पर संजय सिंह बाहर निकलते हैं, उनको एक बयान देते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अडानी के नौकर हैं, वो अडानी के नौकर से नहीं डरते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा देश उद्योगपतियों के हाथों में है? क्योंकि सर राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं, संजय सिंह ये बयान दे रहे हैं, यानी विपक्ष के तमाम नेता सिर्फ अडानी और मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है? भाई, इसीलिए अडानी के बयान पे उनका निष्कासन हुआ है और अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस भी पार्टी मुद्दा उठा रही है, राहुल गांधी, और अडानी के खिलाफ भी विदेशों के अखबारों में छपा, और अडानी के विदेशों में छपने के बाद उसके शेयर बाज़ार बिल्कुल डाउन गया। तो ये सब कहानियाँ क्या हैं? और अडानी ही ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काफ़ी उसका इनकम बढ़ी, जब पूरा देश तो नीचे चला गया, आम आदमी भी नीचे चला गया, पूरा देश। एक ही व्यापारी की इनकम ऐसे कैसे बढ़ रही हैं? वही सारी सरकारी संपत्तियों को कैसे खरीद रहा है? उसी को देश विदेश में खदाने या कुछ सामान, या उसके लिए कहीं तो इवन श्रीलंका ये के किसी पॉलिटिशियन ने कहा था कि हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा था, इस तरह की बात आई थी। इसका मतलब दूसरे देशों में प्राइम मिनिस्टरों को या अपने उस पावर का जो जनता के हित में यूज होनी चाहिए, वो किसी एक पूंजीपति के हित में यूज अगर हो रही है, उसकी सिफारिश अगर प्राइम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर देश के बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो बात कर सकते हैं, उसमें जो मर्जी बिजनेसमैन हो, वो तो सबके लिए कलेक्टिव है, मगर इंडिविजुअल के लिए बात करना इस देश के प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है, इस देश की सरकार की ड्यूटी नहीं है, ये करप्शन में आता है। सर, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की, तो यहाँ पर आपने देखा कि इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ अमेरिका इजरायल के साथ है तो भारत भी इजरायल के साथ है। तो कई लोगों का ये कहना है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत फैसला लिया है, आपको कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए था या फिर रूस का समर्थन करना चाहिए था। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री का सही फैसला या फिर गलत फैसला है? टोटली 100% गलत फैसला है और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का भी इसमें अपमान हुआ है। भारत पक्षपात नहीं करता, भारत झगड़ा करने वालों को मिलाने की बात करता है।
ताकि दोनों से संवाद करके दो भाइयों को मिलाया जाए, दो देशों को मिलाया जाए, दो ध्रुव जो हैं उनको मिलाया जाए, तब भारत की छवि अच्छी होती। ये इस तरह से एक पक्ष में बयान देना, हम उसके साथ हैं, देश तो साथ नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहले पार्लियामेंट से पूछना चाहिए था, कैबिनेट से पूछना चाहिए था इस बयान को देने से पहले। और मैं तो कहता हूँ इतना बड़ा बयान देने से पहले पार्लियामेंट का सेशन बुला के, पार्लियामेंट या अनौपचारिक मीटिंग बुला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पूछना चाहिए था। ये थोड़ा है कि आप हाउस ऑफ द लीडर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो बात कहोगे वही बात कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। सर फिर फैसला क्यों ले लिया? क्यों अमेरिका जो इजराइल है उसके साथ खड़ा है, भारत उसके साथ खड़ा है? सर इसका कारण क्या हो सकता है? ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत देश है अमेरिका के पीछे चल रहा है? ये इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल का जो पैगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, कई तरह की हेल्प प्रॉक्स रूप से बीजेपी कहें या देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री मदद उनसे ले रहे हैं या उनसे कोई मदद मिली होगी देश को। भाई देश को एक जायज़ मदद मिली है वो तो सबके सामने बताना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इजराइल क्या, फिलिस्तीन क्या, भारत क्या, बांग्लादेश क्या, सब देश एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हैं। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं वो इसीलिए हैं कि सब सहयोग करें, शांति बनी रहे और सब समृद्धि की ओर बढ़ें सारे देश। किसी एक देश का पक्ष लेना को दाल में काला है। सर क्या आपको लगता है कि हमारे जो संबंध है वो रूस के साथ खराब हो चुके हैं? क्योंकि आपने देखा कि जब बुरे समय में भी रूस साथ में खड़ा रहा, लेकिन अगर आप अमेरिका के पीछे जाते हैं, अमेरिका का समर्थन करते हैं, तो क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का एक तरफा हो चुके हैं? हमें ये देखना ही चाहिए क्या अमेरिका कर रहा है, हमें अमेरिका से क्या लेना देना है भाई। इस बात के मामले में तो हम कोई किसी टीम का हिस्सा थोड़ा है कि एक अमेरिका की टीम हो गई, एक किसी दूसरे रूस की टीम होगी, एक फलां देश की टीम होगी। ये टीम का मामला नहीं, पूरी मानव जाति का मामला है ये। इस मामले में तो किसी भी कॉमन मैन को भी, गांव में कौन आदमी अच्छा लगता है, मोहल्ले में कौन आदमी अच्छा लगता है, देश में ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर कौन अच्छा लगता है जो दुनिया को मिलाने की बात करता है, जो कॉमन बात करते हैं, जो झगड़े में पावरफुल के साथ नहीं लगता। आप पावरफुल के साथ लग रहे हैं, इसका मतलब तो आप उसको किसी न किसी तरह या तो यूज